हेलो दोस्तों, चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मेरा नाम अमोद कुमार है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए हिस्ट्री के लेक्चर्स लेकर आता हूँ। और अभी जो लेक्चर की सीरीज़ चल रही है वो एक रेंज ऑफ एग्जामिनेशंस को टारगेट करने की कोशिश की जाती है। उस रेंज में जो है आपके बीए के एग्ज़ाम्स हैं, ऑनर्स एंड प्रोग्राम दोनों, ठीक है। उसमें आपके पीजीटी के एग्ज़ाम्स हैं हिस्ट्री का, और यूजीसी नेट दे रहे हैं आप तो भी आप देख सकते हैं। अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो भी आप ये वीडियोस देख सकते हैं। ये एक रेंज ऑफ एग्जामिनेशंस को हिट करने की कोशिश की जाती है और इन डेप्थ में पढ़ाया जाता है। मतलब इनमें अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री भी है ना तो भी आप ये वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कोशिश की जाती है कि एक हॉलिस्टिक वे में जो है आपको इन डेप्थ स्टडी कराई जाए, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो दो वीडियो देखने के बाद आपसे चार्जेस मांगे जाएंगे। तो आप आइए और वीडियोस को शेयर करिए। जो भी नीडी पर्सन हैं उनको, अपने क्लासमेट से, अपने बैचमेट से, जिनको भी ऐसे वीडियोस की ज़रूरत है, आपको लगता है तो शेयर करिए। और चैनल को सब्सक्राइब करिए कि ऐसे वीडियोस मैं और भी डालता रहूं और आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो डालूँ, क्योंकि मैं हर दिन वीडियो नहीं डाल पाता हूँ समय की कमी के कारण, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अभी तक 2 लेक्चर्स जो है दिल्ली सल्तनत के ऊपर आ चुका है, ठीक है। और 2 लेक्चर्स में हमने खलजीस तक जो है ये कवर किया है। आज हम तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, और तुगलक में हम 2 लोगों के बारे में ज़्यादातर पढ़ेंगे। एक तो मोहम्मद बिन तुगलक है और एक फिरोज शाह तुगलक है, ठीक है। इसको ना पगला राजा भी बोला जाता है ना, मैड किंग, है ना। पर क्यों कहा जाता है अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना, डिटेल में बात करेंगे। फिरोज शाह तुगलक को हम इन दोनों के साथ जो सैयद और लोदी के साथ कंबाइन करके आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि सैयद और लोदी में हमारे पास बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं है कुछ, ठीक है। इनके क्रोनोलॉजी देख लीजिएगा रूलर्स की। अगर आप यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इन दोनों की क्रोनोलॉजी आपके लिए जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्रोनोलॉजी जो है मतलब रूलर्स की जो है क्रोनोलॉजी उसको, ठीक है। और आर्ट एंड आर्किटेक्चर है आपका पास, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जो है आपको सैयद और लोदीज़ के जो है कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखा जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज मतलब वैसा जो है आज सच कोई बहुत बड़ा नहीं है इनका रोल, तो इसलिए इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो एक लेक्चर ये आएगा और एक लेक्चर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में आएगा हमारा, है ना। इसमें हम एकता सिस्टम को कवर करेंगे, ठीक है। कहाँ ये रहा, एकता सिस्टम को कवर करेंगे, ठीक है ना। पॉलिटिकल कंसेप्ट्स के बारे में ऑलरेडी हमने थोड़ा बहुत चर्चा किया है, इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। रिवेन्यू सिस्टम के बारे में बात करेंगे, आर्मी के बारे में बात करेंगे, है ना। रूलिंग क्लास की कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे, है ना, कि उमड़ा वर्ग जो होता था जिसको उलेमा बोलते हैं, सॉरी उलेमा तो वो होते थे, क्या कहते हैं, जो रिलीजियस क्लास होती थी, वो जो नोबिलिटी होती थी उसको उमड़ा वर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो जो उमड़ा वर्ग होता था, नोबिलिटी जो होती थी, उसकी जो है कंपोजिशन कैसी होती थी उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो एक वीडियो ये आना है और एक वीडियो ये आना है, मतलब दिल्ली सल्तनत की जो है टोटल 5 वीडियोज़ आएंगी, जिसमें से 2 आ चुकी है ऑलरेडी, ये तीसरी वीडियो है, और इसके बाद 2 वीडियोज़ और आएंगी, ठीक है। इसके बाद अभी क्या करेंगे आप लोग कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आप दिल्ली सल्तनत पढ़ने के बाद क्या पढ़ना पसंद करेंगे। कि अच्छा एक चीज़ और, कि जो अगर आप यूपीएससी ऑप्शनल वाले बच्चे हैं या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ दे रहे हैं या पीजीटी दे रहे हैं, तो उनके लिए ना मैं इसमें एक लेक्चर और लेकर आऊँगा बाद में, अभी नहीं वो, ठीक है ना। एक लेक्चर जो है इस लेक्चर सीरीज़ का बाद में लेकर आऊँगा, और वो इसके इम्पैक्ट के ऊपर होगा कि भाई दिल्ली सल्तनत के इस्टेब्लिशमेंट के अलग अलग आयामों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था इंडियन सोसाइटी के ऊपर, या फिर जो बाहर से लोग आए थे उनके ऊपर इंडियन सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट पड़ा था, ठीक है ना। तो अलग अलग जो है वो, और आर्ट एंड आर्किटेक्चर के जो है हम फीचर्स देखेंगे, ठीक है ना। तो एक लेक्चर में हम ये दोनों चीज़ें कवर करेंगे आपके लिए बाद में, जो यूपीएससी दे रहे हैं या फिर जो पीजीटी वगैरह दे रहे हैं उन बच्चों के लिए, ठीक है। ये अभी के लिए हमारा टारगेट ये है कि हमारे जो बच्चे हैं उनके ही रिक्वेस्ट पे जो है ये चीज़ें चल रही है अभी, कि मैं दिल्ली सल्तनत की और जो मेडिवल इंडिया उसके लेक्चर्स को प्रायोरिटी दे रहा हूँ, क्योंकि वो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं और उनको
ये ज़रूरी है कि एग्ज़ाम से पहले जो है उनके सिलेबस कवर करा दिए जाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। चलिए आ गए हमारा तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तो आपको पता है कि तुगलक से पहले हमारा कौन सा डायनेस्टी था? खलजी। उसको खिलजी भी बोलते हैं, खलजी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो खलजी डायनेस्टी था और खलजी डायनेस्टी का जो है लास्ट रूलर जो है खुसरू खान था। ये जो है ना मुबारक शाह खलजी को मार के जो है वो थ्रोन कैप्चर कर लेता है। ठीक है, तो गाजी मलिक जो है इसका जो है एक क्या कहते हैं वार्डन ऑफ मार्चेस का जो है वो पोस्ट है, उस पर जो है पोस्टेड था गाजी मलिक। तो क्या है कि गाजी मलिक जो है आप मान के चलिए कि अब मैं इंडिया का मैप इधर छोटा सा बनाता हूँ। देखिए, ये देखिए, अगर इधर कहीं फ्रंटियर है, यहाँ गाजी मलिक पोस्टेड है। ठीक है, यहाँ दिल्ली है और यहाँ दिल्ली में जो है ना इसका बेटा जो है वो जौना खान वो पोस्टेड है अमीर अखुर के पोस्ट पे। ठीक है ना, कौन से पोस्ट पे? अमीर अखुर के पोस्ट में। क्या होता है अमीर अखुर? ये होता है अस्तबल का हेड। ठीक है ना, तो ये दोनों फादर और सन जो है मिलके क्या करता है कि खुसरू खान को जो है डिथ्रोन कर देता है। ठीक है, इसको जो है डिथ्रोन करके क्या है कि ये जो है पावर कैप्चर कर लेता है खलीफा का, और जो गाजी मलिक है वो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के नाम पर जो है वो सुल्तान जो है बनता है। ठीक है, उसके बाद कंट्रोवर्शियल ओरिजिन है इसके बारे में कि अमीर खुसरो कहता है कि जलालुद्दीन खलजी जो है वो बेसिकली इंपीरियल गार्ड था पहले, मतलब जो इंपीरियल हाउस होती है उसमें जो है बेसिकली जो उनके फोर्ट्स होते थे उसमें जो है गार्ड का काम करता था पहले, पर उसको धीरे धीरे जो है एलिवेट करके उसको प्रमोट करते 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 जो है वार्डन ऑफ मार्चेस बना दिया, जो फ्रंटियर को जो है सिक्योरिटी का जो है जिम्मा रखते थे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक जब पावर कैप्चर करता है तो उसके बाद क्या होता है कि इस वक्त तक क्या है कि सुल्तान का जो है जो प्रेस्टीज होता है, जो एक इज्जत होती है वो नहीं थी। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा जो है डिग्रेड हुई थी, बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, और नोबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लगी थी। जो उमड़ा वर्ग होता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे, उमड़ा वर्ग जो होता है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था। ठीक है ना, और नोबिलिटी। ठीक है ना, तो क्या है कि इसको स्टेबल करने के लिए जो है ना कुछ मेजर्स लिए इसने। ठीक है ना, गयासुद्दीन तुगलक ने कुछ स्टेप्स उठाए, है ना, कुछ रिफॉर्म लेकर आया, जिसमें क्या है कि इसने क्या कहते हैं उन लोगों से भी जो है इसने सुलह की जो लोग खुसरू खान को सपोर्ट करते थे। खुसरू खान से हमने बताया आपको कि खुसरू खान को इन्हें ना डिथ्रोन करके पावर कैप्चर किया था। ठीक है ना, तो खुसरू खान के भी जो दोस्त थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, उनको भी जो है इसने रिकॉन्सिलिएट करके जो है अपने जो है साथ मिला लिया। ठीक है ना, उसके बाद इसने क्या किया कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब जो आर्थिक स्थिति थी उसको अच्छा बनाने के लिए इसने क्या किया कि इसने जो अलाई सिस्टम है, अलाई सिस्टम आप कमेंट करके बताएंगे कि किसने लगाया था। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बताइए कि अलाई सिस्टम जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है ना, अलाई सिस्टम जो कि 20वां होता है, 120th जो है उसको जो है हटा के, और इसने ओल्ड मेथड जो है वो शेडिंग, अच्छा ये वाला ना शेडिंग है। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये शेडिंग है, SHA। ठीक है, ये शेडिंग है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो बटाई, ठीक है ना, इसमें क्या है कि मान के चलो कि 5 भाग है तो 1 भाग जाएगा सरकार को और 4 भाग आपका हो गया, इस तरह का बटाई होता था। ठीक है ना, तो बटाई सिस्टम जो है वो लेकर आया था, जो पुरानी सिस्टम थी। ठीक है ना, इसने जो ऑफिशियल्स होते थे उनको भी वार्न किया था कि भाई आप जो है पीजेंट्री को हरास नहीं करोगे, मतलब जो खेतीहर लोग हैं उनको आप हरास नहीं करोगे, उनको परेशान नहीं करोगे टैक्स देने के लिए, ज़बरदस्ती आप जो है टैक्स बढ़ाओगे नहीं। ठीक है ना, कि जो सरकार कहती है वही टैक्स आप उससे वसूलोगे, ज़्यादा नहीं वसूलोगे। अगर ऐसा करते हो तो फिर वैसे लोगों को पनिश किया जाता था। ठीक है, वैसे ऑफिशियल्स को पनिश किया जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या किया इन्होंने, अनकल्टिवेटेड लैंड्स जो है, जो पड़ती भूमि थी, आप लिखते चलेंगे धीरे धीरे जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, जो पड़ती भूमि होती थी उन पड़ती भूमि को जो है ये
खेती में जो है इस्तेमाल करने के लिए जो है अलग अलग जो है वो लेकर आए, कैनाल्स बनवाए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है वो लेकर आए, है ना। गार्डन्स जो है बनवाए, मतलब गार्डन्स लगवाए, है ना। गार्डन्स मतलब जो बगीचे होते हैं वो, ठीक है। कैनाल्स और जो है फेल्स और कैनाल्स जो है इसने मतलब कुएं और नहरें जो है बनवाई, ठीक है ना, कि उनका जो है प्रॉपर इरिगेशन हो सके, खेतों को प्रॉपर पानी मिल सके, ठीक है ना। उसके बाद इसने जो पुराने रोड थे उनको रीस्ट्रक्चर किया, उनको रिपेयर करवाया और नए जो है उनको बनवाया, ठीक है ना। और उसके बाद इन्होंने पोस्टल सिस्टम को जो है शुरुआत की, ठीक है ना। एक ऑर्गेनाइज्ड पोस्टल सिस्टम की शुरुआत की, डाक सिस्टम बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है ना। और ये इस तरह का था। एक रिले रेस, आपको पता है रिले रेस क्या होता है? जैसे मान के चलो कि ये एक रिंग है, ठीक है ना। जैसे छोड़ो रिंग छोड़ो, एक रास्ता ही मान लेते हैं इसको, ठीक है ना। ये एक रास्ता है और एक व्यक्ति को ए व्यक्ति को बी व्यक्ति तक जो है कोई एक मैसेज पहुंचाना है, ठीक है। तो क्या होता था कि रिले रेसिंग जो होती है उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कोई सामान होता है, एक जो दौड़ने वाला व्यक्ति होता है वो दौड़कर एक पर्टिकुलर जगह तक जाता है, उसके बाद वहाँ पर एक पहले से उसका इंतज़ार कर रहा होता है, वो सामान उस व्यक्ति को देता है, फिर वो वहाँ से रन करना स्टार्ट करता है, फिर जो है वो एक ऐसे स्थान पर पहुँचता है जहाँ से एक और व्यक्ति उसका इंतज़ार कर रहा होता है दौड़ने के लिए, फिर वो सामान उसको दे देता है और फिर वो व्यक्ति जो है दौड़ के बी तक पहुँचता है। समझ गए आप? तो इस तरह की रिले रेसिंग टाइप की जो है पोस्टल सिस्टम स्टार्ट की गई थी, जिसमें एक जो है व्यक्ति यहाँ से पोस्ट लेके यहाँ तक जाता था, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर ये 500 मील होगा, 500 माइल्स हो, 500 किलोमीटर मान लो, तो 500 किलोमीटर से अगर ये ए से लेके बी तक पूरा डिस्टेंस है तो 500 किलोमीटर एक व्यक्ति के लिए जो है दौड़ना, या फिर एक घोड़े पर जो है घुड़सवार जो है एक घोड़े को दौड़ाते हुए उतना दूर ले जाना पॉसिबल नहीं होगा लगातार, ठीक है ना। तो क्या करेगा, 500 किलोमीटर को तोड़ तोड़ के जो है 100 किलोमीटर का जो है 5 भागों में बांट देगा, है ना। और 5 भागों में बांट के क्या होगा कि इस तरह से जो है रिले टाइप का जो है पांच भागों में बांट के, और क्या करेगा कि एक व्यक्ति यहाँ से लेकर यहाँ ले जाएगा, मान के चलो पॉइंट पी है, यहाँ क्यू है, आर है, इस, ठीक है ना। एक व्यक्ति पॉइंट पी तक ले जाएगा, फिर वहाँ एक व्यक्ति तैयार होगा, फिर वो वहाँ से सामान लेके जो है या जो मैसेज होगा उसको लेके क्यू तक जाएगा, फिर एक व्यक्ति वहाँ तैयार होगा, फिर वहाँ से मैसेज लेके आर तक जाएगा, फिर इस तरह से क्या है कि मैसेज जो है कन्वे हो जाता, ठीक है ना। और इस तरह की जो है पोस्टल सिस्टम की जो है स्टार्ट की गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। इसने सिक्योरिटी मेजर्स को भी जो है मजबूत किए, ठीक है ना, कि जो एम्पायर में मंगोल इन्वेजन्स हो रहे थे और अलग अलग जो है सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स थे उसको जो है स्ट्रेंथन करने की कोशिश की, उनको मजबूती प्रदान की। इसमें इन्होंने क्या किया, फोर्ट्स जो है बनवाए, है ना, और फ्रंटियर आउटपोस्ट जो है बनवाए, ठीक है ना। जैसे मान के चलो फ्रंटियर आउटपोस्ट क्या होता है, जैसे ये है, ये इंडिया है, मान के चलो कि मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं हूँ, तो मान के चलो ये फ्रंटियर है इनका, एम्पायर का जो है एक रीजन है। तो यहाँ पर छोटे छोटे जो है पुलिस का जो है वो बनाएंगे, पोस्ट बनाएंगे, और यहाँ पर जो है गार्डिंग की प्रॉपर सिस्टम होगी। इस तरह के जो है आउटपोस्ट इन्होंने बनवाए, ठीक है ना। और फोर्ट्स जो है बनवाए, इनर मतलब दिल्ली में जो है फोर्ट बनवाए इन्होंने, ठीक है ना। और इस तरह से क्या है कि तुगलकाबाद फोर्ट जो है बनाया जाता है। आपको पता है कि अलादीन खलजी ने क्या बनवाया था, कौन सा फोर्ट बनवाया था? पिछले क्लास में मैंने बताया था, वो सीरी फोर्ट था, सीरी फोर्ट था, और ये हौज खास में है। दिल्ली वाले लोग जानते हैं, हौज खास घूमने जाते हैं, तो सीरी फोर्ट जो है वो हौज खास में है। तुगलकाबाद फोर्ट जो है तुगलकाबाद में है। आप दोनों ही जगह जा सकते हैं। ये दूसरी राजधानी थी, ये तीसरी राजधानी थी दिल्ली, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और इसके टाइम पीरियड में बदलाव हुआ कि जो डेक्कन पॉलिसी थी ना, जो दक्कन की पॉलिसी थी इनकी, दक्कन नीति, है ना, आप हिंदी वाले लिख सकते हैं, दक्कन नीति, ठीक है ना। उसमें बदलाव आया क्या कि अब सेगमेंट्री से ना डायरेक्ट कंट्रोल की तरफ जो है, सेगमेंट्री और इनडायरेक्ट कंट्रोल से डायरेक्ट कंट्रोल की तरफ वो जो है चला जाता है। जैसे कि हमने आपको पहले बता रखा था कि क्या होता था कि रूलर्स जो है, यहाँ के रूलर्स जो है यहाँ का एम्पायर जीतते थे और फिर छोड़ देते थे, और यहाँ से बदले में उनको एक साल में ट्रिब्यूट जाता था, गिफ्ट जाता था, ठीक है ना। डायरेक्ट ये कंट्रोल नहीं करते थे, ठीक है। इनके जो ऑफिशियल्स यहाँ टैक्स वसूलने नहीं आते थे, ठीक है, इस तरह से। तो अब क्या हो रहा है कि अब डायरेक्ट अपना ऑफिशियल अपॉइंट करके यहाँ टैक्सेशन करवा रहे हैं और डायरेक्ट एकदम कंट्रोल कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो ये एक बदलाव आता है डेक्कन पॉलिसी में, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसके बाद जो है इसका मतलब
हम मोहम्मद बिन तुगलक जो है राजा बनता है, और इसका जो है टाइम पीरियड 4 साल के लिए ही राजा बना था, आप ध्यान दीजिएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा जो है रिफॉर्म जो है वो नहीं हो पाया, ठीक है ना। 1320 से 1324 तक ही रहता है। जो मेन जो है फाउंडेशन और जो रिफॉर्म का काम करता है मोहम्मद बिन तुगलक करता है। इसको पगला राजा भी बोलते हैं लोग, ठीक है ना। और पगला राजा इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये इसके जो रिफॉर्म्स थे ना वो थे तो बहुत प्रोग्रेसिव, पर सारे फेल हो गए, ठीक है ना। मतलब एक भी ऐसा इसका पॉलिसी नहीं था जो सक्सेसफुल हुआ हो। लेकिन अगर आज के समय के हिसाब से कंपेयर करें तो उस समय आज से 800 साल पहले जो है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव थे। 800-700 साल पहले इसकी जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव थी। किस तरह प्रोग्रेसिव थी हम बात करते हैं। जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, ये एक मैन ऑफ रिमार्केबल अटेनमेंट था। मतलब इसके पास बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ थी जिससे ये रिफॉर्म्स लेकर आया, ठीक है। जैसे यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास साइंस का नॉलेज था, जिसके पास आर्ट्स का नॉलेज था, ठीक है ना, जिसके पास वर्ल्ड में क्या हो रहा था उस वक्त उसका जो है नॉलेज था, ठीक है ना। बहुत नॉलेजेबल पर्सन था ये, ठीक है। और एक लिंग्विस्ट थी भाई, कैलीग्राफर था, ठीक है ना, कैलीग्राफी करता था। आपको पता होगा कैलीग्राफी क्या होता है, कि अक्षरों को बहुत सुंदर सुंदर जो है लिखना, किसी चीज़ पे इंस्क्राइब करना है ना, एक कैलीग्राफी कहलाता है, ठीक है ना। तो एक कैलीग्राफर भी था, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि ये कई सारे प्रोजेक्ट्स लेकर आया, कई सारे जो मेजर्स लेकर आया अपनी बायो को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए, ठीक है। और उन प्रोजेक्ट्स में जो है सबसे पहला हम देखेंगे कैपिटल जो है ट्रांसफ़र होता है, राजधानी का स्थानांतरण करता है, ठीक है। कहाँ से? तो राजधानी का स्थानांतरण क्या है, तो देखो क्या है कि दिल्ली जो है, आप देखेंगे यहाँ पर मैप बनाता हूँ मैं इधर, ठीक है। सिर्फ साउथ इंडिया और नॉर्थ की बनाऊंगा ऐसे ही। तो दिल्ली कहीं आपको यहाँ पर दिखेगी, ठीक है। और इसने दौलताबाद नाम का जो है टाउन बताएं, कर्नाटका में, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है। कर्नाटका में इसने दौलताबाद नाम का जो है कोई टाउन बनाया है, ठीक है। और यहाँ से ना यहाँ जो है राजधानी इसने शिफ्ट कर दी, ठीक है। और ये जो है 1327 में जो है ये काम करता है, ठीक है। राजधानी जो है यहाँ से ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है। और इस राजधानी ट्रांसफ़र को लेकर जो ना बहुत सारी बातें चल रही थी, चलती है अभी भी, और उस समय भी चल रही थी, ठीक है। तो उन जो है हम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो क्या ऐसी चीज़ें थी जिसके लिए जो है ये ऐसा व्यक्ति था कि इसने राजधानी जो है ट्रांसफ़र की होगी, ठीक है। देखिए इसमें कई सारी बातें हो सकती है। बहुत सारे इतिहासकारों का ये मानना है कि पागल था, कुछ भी मतलब बिना सोचे समझे कर देता था, ठीक है ना। पर कई सारे जो है इसमें देखो जो कहते हैं कि पागल राजा था, वो क्या है कि बेसिकली बर्नी और इब्न बतूता के जो है ना, बर्नी और इब्न बतूता ने जो लिखा था ना उस पर विश्वास करके वो कहते हैं कि बर्नी अगर ऐसा कहता है तो ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि जियाउद्दीन बर्नी है ना, हम इसके हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं अगर आपको पता होगा तो, ठीक है ना। कोर्ट हिस्टोरियन था ये। तो बर्नी ने भी लिखा कि भाई जो लोग थे वो मतलब ऐसा था कि बर्नी ने तो यहाँ तक भी कहा था कि कुछ लोग ऐसे थे जिनको मतलब बहुत सारे लोग जो है दिल्ली से दौलताबाद जाने में मारे गए, ठीक है। मतलब इतनी परेशानी हुई उनको कि बहुत सारे लोग मर गए, और बाकी के लोग ना 2 साल के अंदर में ही वहाँ से लौटने में मारे गए, ठीक है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये था कि इतना जो है मिसडायरेक्टेड एनर्जी था ये कि मतलब बहुत सारा जो है डिस्ट्रक्शन हुआ, और बहुत ही मतलब बेकार जो है पॉलिसी थी। बर्नी जो बहुत क्रिटिसिज्म करता है इसका, ठीक है। तो इम्पैक्ट के बारे में जो है देखो ये कहता है, बर्नी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो हाँ एक चीज़ और क्यों किया गया होगा, तो आप हमने पहले बात की कि इसके जो फादर था गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है ना। गयासुद्दीन तुगलक जो इसका फादर था उसने क्या किया था, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि उसने एक डेक्कन पॉलिसी जो है ना, दक्कन को कंट्रोल करने की जो पॉलिसी है उसमें बदलाव किया था। क्या बदलाव किया था कि पहले सेगमेंट्री होने के, ट्रिब्यूटरी होने के जगह पर जो है अब डायरेक्ट कंट्रोल करना स्टार्ट किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक भी चाहेगा कि उसको वो भी जो है डायरेक्ट कंट्रोल करे। तो इसी डायरेक्ट कंट्रोल करने के चक्कर में क्या होता है कि ये राजधानी जो है ट्रांसफ़र करके यहाँ ले आता है। मतलब अब मान के चलो कि इस वाले रीजन को कंट्रोल करने के लिए ये वाला पोजीशन ज़्यादा बेहतर है कि ये वाला पोजीशन ज़्यादा बेहतर है। ऑब्वियसली ये पोजीशन ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद क्या है कि देखिए क्या होता है कि हम देखते हैं कि इधर से मंगोल इन्वेजन होते हैं, ठीक है। एक तो रीज़न हो गया, दूसरा ये है इधर से मंगोल इन्वेजन होते हैं। मंगोल इन्वेजन से क्या होता है कि दिल्ली जो है डायरेक्ट जो है अटैक पर आती है। कभी भी आप देखेंगे कि जो ये
दौलताबाद है वो बहुत दूर पड़ेगा उनको, और ये बहुत हेक्टिक होगा उनके लिए, यहाँ आकर रेड करना और यहाँ आकर लूट माट मचाना, ठीक है ना, और ये बहुत ईजी टारगेट होगा। तो इस बात को भी सोच के जो है यहाँ वो की गई होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है अलग अलग इतिहासकार जो हैं वो अलग अलग अपना व्यू देते हैं, ठीक है। बर्नी के बारे में, इम्पैक्ट के बारे में फिर बात करते हैं कि बर्नी कहता है कि दिल्ली जो है वो 170-80 सालों के लिए एकदम रूंड हो गया, एकदम बर्बाद हो गया, कि 170-80 साल जो है दिल्ली को लगे दोबारा से वो प्रॉस्पेरिटी, वो क्या कहते हैं उसको, प्रॉस्पेरिटी जो है वो। उसके बाद क्या होता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो एक अपना मिस्टेक जो है उसको रियलाइज़ होता है, ये बर्नी कहता है, ठीक है ना, ये बर्नी का जो व्यू है, ये तीनों जो है बर्नी का व्यू है। तो ये कहता है कि वो अपना मिस्टेक जो है उसको पता लग गया और उसने अपना रिवर्स कर लिया, ठीक है, रिवर्स कर लिया अपना मार्च जो है वो। पहले तो वो जाता है यहाँ से मार्च करता है भाई कि भाई हमें दौलताबाद जो है जाना है, वहाँ शिफ्ट करना है, ठीक है ना। हेंस क्या है कि जो वापस आते टाइम जो है, जो बचे हुए लोग थे वो भी मारे गए वापस आते टाइम, इसका ये कहना था, ठीक है। और एक और ये बात कहता है कि जो सूफी संत थे ना, नासिरुद्दीन चिराग देहलवी, आपने इनका नाम सुना होगा, ठीक है ना, नासिरुद्दीन चिराग देहलवी जो है, इनको चिराग दिल्ली बोला जाता है ना। चिराग दिल्ली इसलिए बोला जाता है कि ये वो संत था जो बर्नी के हिसाब से केवल एक ही संत दिल्ली में बचा हुआ था, जो दिल्ली में शाम के वक्त जो होता है ना, वो दिया जलाने का काम, शाम के वक्त जो होता है लैंप वैम्प जलाने का काम, वो एक ही व्यक्ति था जो दिल्ली में करने के लिए बच गया था, ठीक है ना। इसलिए इसको चिराग दिल्ली जो है मतलब नाम कहा जाता है, ठीक है ना, ऐसा बर्नी का मानना था, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हम इसकी क्रिटिसिज्म देखेंगे, अभी इसके बारे में हम बात करेंगे और अभी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि अब देखिए कि अगर ऐसा था कि कोई बचा ही नहीं था, तो 1335 में मतलब 6 साल 7 साल बाद जो है इब्न बतूता कैसे कह रहा है कि दिल्ली स्टिल प्रॉस्पेरस था, अभी भी जो है मतलब बहुत समन्वय हो रहा था दिल्ली में, बहुत ज़्यादा जो है उन्नति हो रही। तो ऐसा नहीं था कि सारे लोगों को यहाँ से घसीट कर ज़बरदस्ती ले जाया गया था, ठीक है ना। मॉडर्न हिस्टोरियंस की हम बात करेंगे तो क्या है कि स्टेनली लेनपोल है, इनका ये मानना है कि दौलताबाद जो है ना वो एक मिसडायरेक्टेड एनर्जी को जो है, मतलब एक एनर्जी जो था उसको मिसडायरेक्ट कर दिया था ट्रांसफ़र करके, है ना, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं थी, बिना मतलब का जो है वो बिना मतलब का काम था जो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ठीक है ना। ईश्वरी प्रसाद है, इनका ये मानना था कि ये जो ट्रांसफ़र था तो इसमें क्या है कि ऐसा उन्होंने ये किया था कि एम्पायर जो है वो मतलब डेक्कन का जो है, डेक्कन का पार्ट जो है वो एम्पायर को जो सुल्तान है वो बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सके। लेकिन हालांकि ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 1336 में विजयनगर एम्पायर का जो है वो गठन हो जाता है, ठीक है ना। तो आप ये भी देखेंगे कि ये मतलब ये भी क्रिटिसिज्म करते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो साउथ को कंट्रोल करने के लिए मतलब सक्षम हो गए, मतलब यहाँ ट्रांसफ़र करने से, ठीक है। सैयद मोइनुल हक कहते हैं कि सुल्तान जो है वो केवल और केवल जो है ना इमिग्रेशन के लिए अपर क्लास को जो है कह रहा था, मतलब लोअर क्लास अभी भी दिल्ली में ही थे, जिसमें उलेमा थे, कमांडर्स थे, ऑफिशियल्स थे, जो मतलब बेसिकली वहाँ ऑफिस वगैरह का काम देखें और सिक्योरिटी का जो मेजर्स है वो देखें। सब लोगों को ज़बरदस्ती ढोकर नहीं ले गया था, ज़बरदस्ती जो है वो मार पीट के नहीं ले गया था दिल्ली से, ठीक है ना। तो ये गलत बात है, जैसा बर्नी कहता है वैसा एक्चुअली में नहीं हुआ था कि लोगों को ज़बरदस्ती यहाँ से धक्का मुक्की करके ले जाया गया हो। मतलब ये है कि कुछ अपर क्लास के लोग ही वहाँ गए थे, ठीक है। इसके बाद इसके इम्पैक्ट की हम और बात करेंगे तो साउथ में सूफिज़्म का जो कल्चर है, सूफिज़्म हम पढ़ाएंगे कल्चर वाले फेज़ में, है ना, आर्ट एंड कल्चर का जो हम फेज़ पढ़ाएंगे उसमें सूफिज़्म पढ़ाएंगे, सूफिज़्म और भक्ति मूवमेंट के बारे में, ठीक है। तो सूफिज़्म जो है बेसिकली एक मिस्टिक सेंस होते थे, और ये वैसे लोग थे कि बहुत ज़्यादा जो है मिस्टिसिज्म पर वो बिलीव करते थे, और इनके जो है जो खानका होता था, जो बेसिकली इनका रहने की जगह होती थी, वहाँ पर बहुत सारे जो है लोग डिसाइपल्स जाते थे, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले करते हैं इन इस्लाम में कन्वर्जन में, इंडिया, ठीक है ना, इंडिया में कन्वर्जन्स, ठीक है ना। इस पर जो है ना एक रजीउद्दीन अकील की बुक आई थी, ठीक है ना, अकील सर जो है हमारे डिपार्टमेंट में है, ठीक है ना, रजीउद्दीन अकील सर की किताब आई थी, उसमें इन्होंने जो है ये बात की थी कि इन्होंने सूफिज़्म के जो है ना रोल के बारे में बात की थी कि इसका जो है बहुत बड़ा रोल है, जो हम बहुत ही डिसरिगार्ड करते हैं और ऐसा कहते हैं कि भाई इंडिया में जो है इस्लाम का एक्सपेंशन केवल और केवल तलवार की धार पे हुआ था। हालांकि ऐसा नहीं था, मिस्टिसिज्म और सूफिज़्म को जो है हम बहुत भूल जाते हैं, इसके सिंथेसिस को जो है हम भूल जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है कि कल्चरल और
कल्चरल और इंस्टीट्यूशनल एक्सटेंशन होता है, मतलब दिल्ली सल्तनत का कल्चर और इंस्टीट्यूशन मतलब इंस्टीट्यूशन मतलब वही कि जो रिवेन्यू का पार्ट है कि रिवेन्यू कैसे वसूलना है ना, और जो आर्मी का पार्ट है कि आर्मी किस तरह से ऑर्गेनाइज होना चाहिए, तो उन सब का एक्सटेंशन होता है, उन सब का विस्तार होता है, और इस तरह से बहमनी किंगडम का जो है गठन होता है साउथ में, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि इसका जो है एक ये भी इम्पैक्ट होता है। उसके बाद क्या है कि राजधानी के ट्रांसफ़र से पब्लिक में रिसेंटमेंट भी हुआ, लोग पब्लिक दुखी थी कि भाई कभी यहाँ कभी वहाँ। देखो जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, उसको पागल राजा इसलिए बोला जाता था ना क्योंकि उसकी कोई भी पॉलिसी लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी, साल 2 साल में पॉलिसी लगाता था और साल 2 साल में वो हटा लेता था, ठीक है। हटाने से क्या होता था कि उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलते हैं। शुरू में लोगों को लगता है ख़राब है, बेकार है, और उसको भी लगता है कि ख़राब हो गया, सब एनर्जी बर्बाद हो गई, तो वो पॉलिसी जो है वो वापस ले लेता था, ठीक है ना। तो ये एक उसके ट्रेड थी उसकी है ना। तो इस वजह से क्या है कि उसको पागल राजा जो है इसलिए भी बोला जाता है, ठीक है ना, कि वो कोई भी अपनी पॉलिसी पे अड़ा नहीं रहता था कि भाई हाँ ऐसा किया है तो ऐसा ही होगा, अब ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। वो तुरंत से जो है पॉलिसी बदल देता था, ठीक। उसके बाद सेकेंड एक्सपेरिमेंट उसका ये था टोकन करेंसी के साथ। टोकन करेंसी क्या होता है बेसिकली, आप अगर पढ़ेंगे कभी कि भाई मनी इकोनॉमी का जो है वो ओरिजिन कैसे हुआ है, तो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि टोकन करेंसी क्या होता है, ठीक है। जैसे मान के चलो हम 3 व्यक्ति लेते हैं, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। तो 3 व्यक्ति है, बहुत ही प्रिमिटिव टाइम है। अब आपको पता होगा, आपने 6th क्लास में एनसीईआरटी अगर पढ़ी होगी तो आपको पता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है पहले इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, लोग हंटिंग गैदरिंग करके खाते थे, हंटिंग गैदरिंग करके खाते थे। और इसका ना वीडियो डला हुआ है एंशिएंट वाले लेक्चर सीरीज में, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है ना। पैलेलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक का वीडियो जो है डला हुआ है उसमें, ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं। तो हंटिंग गैदरिंग करके खाते थे, तो क्या है कि सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होता था। सरप्लस क्या होता है, जैसे अगर कोई व्यक्ति है ए, ठीक है, ए ने 10 क्विंटल अनाज उपजाया, ठीक है, पूरे साल में। अब ये और इसका परिवार जो है टोटल 8 क्विंटल खा जाता है पूरे साल में, तो जो 2 क्विंटल बचाना वही सरप्लस होता है, मतलब खाने से ज़्यादा, उसको अधिशेष बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो जब सरप्लस प्रोडक्शन होगा ना, तभी जो है मनी इकोनॉमी का जो है उत्थान होगा। नहीं तो क्या होगा कि भाई इसका सामान ये ले लेगा, इसका सामान ये ले लेगा, इसका सामान ये ले लेगा, एक्सचेंज चलेगा, है ना। मीडियम जो है वो एक्सचेंज के बेसिस पर चलेगा। लेकिन मनी इकोनॉमी का होने के लिए क्या है कि सरप्लस जो है होना चाहिए। अब देखते हैं, देखिए, तो अब जैसा एक हाइपोथेटिकल कंडीशन मान लीजिए कि क्या होगा कि इसके पास एक गाय है, ठीक है ना, और इसके पास कुछ खेत है जिसमें गेहूँ होता है और चावल होता है, ठीक है ना। मान के चलिए गेहूँ, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा आपको इकोनॉमिक्स समझाता हूँ, ठीक है। इसके पास गाय है, ये गेहूँ उपजाता है और ये घड़ा बनाता है, ठीक है ना। ठीक है, घड़ा मतलब वही जो स्टोर करने की चीज़ें होती है, खाना बनाने की चीज़ें होती है ना, मृद भांड जिसको बोलते हैं, है ना। अब क्या करेगा कि ये व्यक्ति सिर्फ दूध खा के नहीं रह सकता है, दूध पी के नहीं रह सकता है। दूध खा के तभी रह सकता है जब ये बंगाली हो, ठीक है ना। यहाँ किसी बंगाली की मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, उनकी भाषा मतलब ऐसी ही है कि वो चाय भी खाते हैं और पानी भी खाते हैं और खाना भी खाते हैं, ठीक है ना। तो मतलब बिना किसी ऑफेंड के, मैं बस समझाने के लिए कि मजाक के फॉर्म में बोल रहा हूँ। तो क्या है कि ये दूध नहीं खाएगा, और ये जो है वीट है, तो इसकी रिक्वायरमेंट होगी कि ये सिर्फ गेहूं नहीं खाएगा, इसको भी दूध की ज़रूरत पड़ेगी, इसको भी ये गेहूं पकाने के लिए घड़ा का जो है ज़रूरत पड़ेगा, इसको भी दूध उबालने के लिए घड़ा का ज़रूरत पड़ेगा, है ना। तो क्या है कि इन तीनों में एक रिलेशनशिप डेवलप होगा, ठीक है ना। एक रिलेशनशिप डेवलप होगा, उसमें क्या है कि लेन देन जो है स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अब इनिशियल ईयर में क्या होगा, ये कहेगा कि भाई तुम जो है हमको क्या कहते हैं वीट दे दो, हम तुमको घड़ा दे देंगे। इसको कहेगा तुम दूध दे दो, हम तुमको घड़ा दे देंगे, और ये भी वैसे ही एक्सचेंज कर लेगा, जब तक वो कॉम्प्लिकेट नहीं होता है चीज़ें, ठीक है। अब क्या है कि एक और व्यक्ति रह रहा है, ठीक है, डी, ठीक है। और ये व्यक्ति जो है ना वो कंस्ट्रक्शन करता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मतलब ये वही है, मिस्त्री है बेसिकली, ऐसा मान के चलो। तो ये व्यक्ति जो है कंस्ट्रक्शन करता है, और इसके पास ना ऐसा कुछ एक्सचेंज करने के लिए नहीं। क्या है एक्सचेंज करने के लिए, तो लेबर, ठीक है। लेबर क्या होता है बेसिकली, अब देखो कि ये कहेगा कि भाई तुम हमको काम पे रख लो, ठीक है, हम तुम्हारे यहाँ 2 दिन काम करेंगे, तुम 5 घड़ा दे देना हमको, ठीक है। और ये इसको भी कहेगा हमको जो है तुम काम पे रख लो, 2 किलो दूध दे देना,
ठीक है। या इसके यहाँ भी जा सकता है, कहेगा कि तुम हमको काम पे रख लो और तुम जो है हमारे लिए ये कर लेना, ठीक है ना, कि गेहूँ दे देना, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगी कि ये एक व्यक्ति और ऐसे ऐसे बहुत सारे व्यक्ति जो है सोसाइटी में होंगे जिनके पास जो है ये तीन जो है प्राइमरी चीज़ें नहीं होंगी। तो क्या है कि ऐसी स्थिति में क्या है कि इनका ये जो काम करेंगे 2 दिन मान के चलो, और 2 दिन के बदले इनको 5 घड़ा मिल रहा है, तो इनका जो 2 दिन का काम है ना वो करेंसी के रूप में 2 घड़ा हुआ, ठीक है ना, 2 घड़ा हुआ, ठीक है। अब क्या है कि इस व्यक्ति को घड़े की ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि इस व्यक्ति को भी घड़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या है कि ऐसी सिचुएशन में हो सकता है इसको दूध की ज़रूरत पड़े। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि इसको जो है 5 घड़े के रूप में ना कुछ कॉइन जो है ऐसा जो है मैकेनिज्म लेकर आएंगे कि 5 घड़े के बदले और 2 केजी दूध के बदले और 2 केजी गेहूं के बदले इसको कुछ कॉइन जो है असाइन किया जाए। मतलब मान के चलो कि इसका कीमत जो है 1 कॉइन है, ठीक है। तो ये कभी भी इस व्यक्ति को अगर 2 किलो दूध लेना होगा तो बदले में ये 1 कॉइन दे देगा इसको। अगर इसको 2 किलो गेहूं लेना होगा तो ये 1 कॉइन दे देगा इसको, ठीक है ना। इसको अगर 5 घड़ा लेना पड़ेगा तो 1 कॉइन दे देगा इसको। क्या है कि अभी एक स्टैंडर्ड यूनिट बन गया, ठीक है ना। और इसी यूनिट को जो है ये लोग एक एक्सचेंज मीडियम के रूप में जो है वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। मतलब क्या है कि ये एक टोकन बन गया। जैसे आप जाते हैं ना डॉक्टर के पास और आप अपना नंबर लगाते हैं, आप मान के चलो कि आगे से अगर 25वें व्यक्ति हो तो आपको 25 नंबर का टोकन दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा है कि आप वहाँ खड़े नहीं होते हैं लाइन में, लेकिन वहाँ वो 25 नंबर जो है ये चीज़ दिखाता है कि आप 25वें नंबर पर आए हैं, ठीक है ना। आप बैठे होते हैं कहीं या घूम रहे होते हैं लेकिन 25 नंबर टोकन लेकर, ठीक है। तो क्या है कि इस तरह से क्या है कि वो रिप्रेजेंट करता है कि ये 2 किलो गेहूं है और 2 किलो मिल्क है या फिर 5 घड़ा है, ठीक है ना, 1 कॉइन। तो इस तरह से क्या है कि इसके बदले जो है आप ये इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि ये टोकन करेंसी होता है, इसको टोकन करेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एक्सपेरिमेंट जो है सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो दोबारा आप ये करिए, वीडियो देखिए दोबारा से बैक करके, ठीक है। और अगर बैक करने पर भी समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं आपको दोबारा से जो है एक वीडियो छोटा सा डाल के जो है छोटा सा वीडियो के माध्यम से मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अभी कंटिन्यू करते हैं। तो क्या होता है कि इसने टोकन करेंसी के जो है स्टार्ट की, ठीक है। टोकन करेंसी मतलब सांकेतिक मुद्रा के संकेत करता है कि ये 2 किलो चावल है या 2 किलो गेहूं है या 5 किलो दूध है ना, वो एक पर्टिकुलर जो है अमाउंट ऑफ मेटल जो है वो ये इंडिकेट करेगा कि आप ये चीज़ जो है वो कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब इस चीज़ के लिए ना एडवर्ड थॉमस हैं एक ब्रिटिश इतिहासकार, वो इसको कहते हैं प्रिंस ऑफ मनियर्स, ठीक है ना, धनवानों का राजकुमार, ठीक है। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है। और ये वर्ड तो आप समझ गए कि क्या होता है, ठीक है। और जो करेंसी होती थी आपको पता है क्या है कि पहले क्या होता था कि सिल्वर कॉइन होता था और कॉपर कॉइन होता था, है ना। एक को तनका बोला जाता था, एक को जीतल बोला जाता था, आपको पता होगा ना। पीछे के क्लास देखिए अगर नहीं पता है तो, ठीक है। तनका होता था, जीतल होता था। तो अब क्या है ना कि सिल्वर की जो है वो देखो, जो फिर क्या है कि ऐसी क्या आन पड़ी कि भाई इनको ऐसे जो है ये कॉपर का और फिर ब्रास का जो है स्टार्ट करना पड़ा कि भाई हम टोकन करेंसी जो है कॉपर ब्रास का और ये करेंगे, गोल्ड और सिल्वर का नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्या आन पड़ी, क्या मुसीबत आन पड़ी, कैसा करना पड़ा इसको। तो इसके लिए ना एक गार्डनर ब्राउन है हिस्टोरियन, वो इनका ये मानना है कि जो 14th सेंचुरी है ना, 14th सेंचुरी कहने का क्या मतलब है 1301 से 1400, ठीक है ना। तो ये 14th सेंचुरी है। अब 14th सेंचुरी में क्या है कि आप देखेंगे कि ये जो है शॉर्टेज जो है हो जाता है सिल्वर का, ठीक है ना। गार्डनर ब्राउन का जो है कहना है कि ये जो है इस वक्त जो है गोल्ड आउटपुट के कंपैरिजन में जो है ना सिल्वर आउटपुट का बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा सिल्वर जो है प्रोड्यूस नहीं होता, बहुत ज़्यादा सिल्वर इंडिया नहीं आता है। इंडिया में सिल्वर कैसे आएगा? दूसरे देश से अगर ट्रेड होगा तब, ठीक है ना। तो इसी ट्रेड को है बढ़ाने के लिए जो है, इसको फैसिलिटेट करने के लिए जो है इसको आसान बनाने के लिए जो मोहम्मद बिन तुगलक ने ये पॉलिसी लेकर आया था। और इसकी कमी थी सिल्वर की, तो इसलिए क्या है कि उसको क्या है तांबे और पीतल से जो है सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश की गई कि आप जो है ये मान के चलो कि 10 ग्राम सिल्वर जो है वो बराबर है 10 ग्राम तांबे का, ठीक है ना, कॉपर का, या फिर 10 ग्राम क्या कहते हैं इसको, पीतल का, ठीक है, ब्रास।
हिंदी में उसको पीतल बोलते हैं, ब्रास का, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक टोकन के रूप में हो गया कि भाई आपके पास अगर 10 ग्राम ब्रास है तो वो 10 ग्राम सिल्वर के बराबर है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ये पॉलिसी लेकर आता है, ठीक है। एक्सचेंज के माध्यम से जो है ये चीज़ें हो जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद हैं, ठीक है। इनका कहना ये था कि भाई इमाम बिन तुगलक ऐसा व्यक्ति था जिसको एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद था, ठीक है ना। और चूंकि वो बहुत ही ज़्यादा आर्ट्स और साइंस का नॉलेजेबल व्यक्ति था और पूरे वर्ल्ड अफेयर्स का जो है वो नॉलेज रखता था, इसलिए क्या है कि उसने इस तरह की जो है पॉलिसी लेकर आया कि भाई मतलब उनका जो है एक मॉनेटरी सिस्टम जो है बहुत ही हेल्दी पोजीशन में हो, ठीक है ना। और ऐसी जो है आप देखेंगे कि प्रशिया में भी होता है और चाइना में भी होता है, ठीक है ना। प्रशिया, ये रूस नहीं है, ये प्रशिया है, ठीक है ना। रशिया नहीं है, प्रशिया है, ठीक है ना। प्रशिया जो है बेसिकली आप बाद में चल के जो है इटली बनता है, ठीक है ना। उसमें से बहुत सारे जो है, सॉरी इटली नहीं, जर्मनी, ठीक है ना। यूनिफिकेशन के बाद जो है जर्मनी में चला जाता है। अभी मॉडर्न की बात नहीं करेंगे। प्रशिया जो है, प्रशिया में जो है इस तरह के टोकन करेंसी की चर्चा होती है, ठीक है ना, करीब 1200 के आसपास, ठीक है ना। और 1260 से 94 के भी जो है ना कुबलई खान जो है वो भी जो है चाइना में एक्सपेरिमेंट करता है पेपर करेंसी के। हमारे यहाँ क्या चीज़ की करेंसी की बात हुई, हमारे यहाँ कॉपर और ब्रास, लेकिन चाइना में पेपर करेंसी का मतलब ब्रास के बदले पेपर। जैसे अभी क्या है कि 10 रुपये का नोट होता है, उसमें लिखा होता है कि यह जो है 10 रुपये का नोट जो है वो मतलब जो आरबीआई जो है वो 10 रुपये अदा करने का वचन देता है। मतलब अगर क्या है कि वचन कहने का मतलब कि ये जो 10 रुपया है अगर आप आरबीआई के पास लेकर जाएं तो 10 रुपये का बदले जो है सोना या फिर जो भी फॉरेन एक्सचेंज होता है, मतलब उसके बाद उसमें हम उसके डीप में हम जो है इकोनॉमिक्स में नहीं घुसेंगे कि ये 10 रुपये के कंपोजिशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। 35 और 40% इस तरह से 35 और 70% के हिसाब से जो है गोल्ड फॉरेक्स और ये सब होता है, ठीक है ना। तो वो जो है उतना देने का जो है अदा करने का जो है वचन देता है आरबीआई गवर्नमेंट, ठीक है ना। तभी आप इसको लीगल मानते हैं, ठीक है ना। पर इस तरह के जो है कोई सिस्टम वहाँ पर नहीं थी। वहाँ पर क्या हुआ था कि प्राइवेट मिंटर्स जो है ना वो मिंट करने लगे थे। मतलब रॉयल मिंट जो होता था, रॉयल मिंट क्या होता है, जहाँ पर सिक्के बनते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ भी 4 जगह 1 रुपये का जो सिक्का होता है वो हमारे यहाँ 4 जगह मिंट होता है पूरे इंडिया में, ठीक है ना। उसमें एक नोएडा भी है, मुंबई में भी होता है मिंट, ठीक है ना। और साउथ में भी मिंट होता है शायद चेन्नई में, ठीक है। तो ये 4 मिंट है हमारे यहाँ, ठीक है, 1 रुपये का सिक्के का। तो इस तरह क्या है कि ये मिंट जो है रॉयल मिंट वो, और जो नॉर्मली लोग मिंट करने लगे थे ब्रास, तो क्योंकि हर जगह अवेलेबल था, तो जो इनके सिक्के जो नॉर्मल जो है प्राइवेट मिंटर्स थे, जो क्राफ्टमैन्स थे, उनके मिंट में और रॉयल मिंट में कोई फ़र्क नहीं था। इनके यहाँ से जैसा सिक्का निकलता था वैसे ये भी जो है वो काउंटर फिट कर देता था। हमारे यहाँ भी पता है ना आपको कि 500 का नोट नकली है, ऐसा अब होता है ना कि गवर्नमेंट जो बहुत सारे उसमें वो लेकर आती है कि भाई इसमें तार लगे हैं तो ही ये क्या कहते हैं वो ओरिजिनल है, नहीं तो डुप्लीकेट है, या फिर इसमें ऐसा दिखना चाहिए वैसा दिखना चाहिए, पेपर की क्वालिटी ये होना चाहिए वो होनी चाहिए ना। बहुत सारे उसमें आयाम होते हैं कि आप जो मनी होती है, जो ओरिजिनल जो है आरबीआई की नोट होती है उसको पहचान सके काउंटर फिट नोट से, ठीक है ना। तो इस तरह की कोई व्यवस्था उस समय नहीं की गई थी, ठीक है। तो क्या है कि जो प्राइवेट जो वो होते हैं, जो प्राइवेट मिंटर्स थे, जो प्राइवेट क्राफ्टमैन थे, वो क्या करते थे कि अपने अपने जो मिंट में है वो मिंट करके जो है मार्केट में चलाने लग गए, ठीक है ना, पैसे, ठीक है ना। मतलब नकली जो है वो सिक्के चलाने लग गए, और इससे क्या हुआ कि इससे बहुत सारे नकली जो है वो सिक्के मार्केट में चलने लग गए, और लास्ट में क्या हुआ कि जो ट्रेड है उसका डिसरप्शन हो गया, इकोनॉमी जो है क्राइसिस में चली गई। क्योंकि वो आपको पता ही है कि भाई अब लीगल टेंडर अगर मार्केट में नहीं हो तो क्या होगा कि मार्केट में बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। तो वैसी ही परेशानी हुई काउंटरफिट करेंसी के कारण, ठीक है ना। और सुल्तान को जो है अब ये स्टेट मोनोपोली नहीं बना पाया, इस चीज़ को हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो क्या है कि इस तरह से क्या है कि बर्नी कहता है कि सारे जो है लाखों के लाख रुपए जो है ना वो सुल्तान को स्टेट ट्रेजरी से, गवर्नमेंट के ट्रेजरी से भरना पड़ा, ठीक है ना। मान के चलो कि अगर आपके पास कोई, सपोज करो कि गवर्नमेंट के पास कोई 20 ब्रास का कॉइन लेकर पहुंच गया, ठीक है ना। 20 ब्रास का कॉइन जो है कोई लेके सुल्तान के पास पहुंच गया और कहने लगा कि सुल्तान आप जो है ये पॉलिसीज जो है बंद किए हैं, तो हमारे 20 जो क्या कहते हैं 20 ब्रास जो है 20 कॉइन का जो है ब्रास का कॉइन जो है उसका जो है कौन भरपाई करेगा। जैसे
आप हमारे यहाँ जो है डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो 500 के नोट लेकर आप और 1000 के नोट लेकर आप गए थे ना गवर्नमेंट के जो है बैंक्स में कि भाई हमारा जो है नोट बदल दो। तो इसी तरह जो है ये अपने अपने जो है सिक्के लेकर गए बदलवाने के लिए, ठीक है ना। तो बदलवाने के लिए जब सिक्के लेकर गए तो क्या है कि गवर्नमेंट को थोड़ी पता चलेगा कि गवर्नमेंट के मिंट से निकला हुआ 20 सिक्का है कि ये लोग खुद मिंट करके लाए हैं। तो इस तरह से क्या है कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा जो है पैसे भरने पड़ गए, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा पैसे भरने पड़ गए तो क्या है कि इनकी ट्रेजरी जो है बहुत ज़्यादा खाली हो गई, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट को बहुत बड़ा जो है इकोनॉमिक झटका लगा था, ठीक है। इसलिए इसको पगला राजा बोला जाता है। आप समझ रहे हैं ना कि कितनी ज़्यादा जो है मिस्टेक्स जो है इसने की है। उसके बाद देखो एल्फिंस्टन है और इन्होंने कहा कि ये इनस्टेबल गवर्नमेंट था इनका, इसलिए जो है ऐसी चीज़ें हुई, ठीक है ना, कि कोई भी परसिस्टेंस नहीं थी पॉलिसी के साथ। इसी की बात हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि पॉलिसी लगाया, साल 1.5 साल 6 महीने में पॉलिसी वो जो है वो क्या कहते हैं ख़त्म कर दिया, बेकार कर दिया कि भाई नहीं अब हम ये पॉलिसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं कि ये बेकार है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि ये सब फेल्योर के बाद क्या है कि ये रिफॉर्म करता है कॉइनेज में, ठीक है ना। कॉइन्स को जो है दोबारा से जो है रिफॉर्म करता है, इसमें कैलीग्राफी ऐड करता है। कैलीग्राफी आपको पता है कि ऐसे ऐसे जो हम लिख रहे हैं बहुत आराम से सुंदर दिखने के लिए, ये बेसिकली कैलीग्राफी है, ठीक है ना। तो इस तरह से कैलीग्राफी आपको कॉइन में दिखते हैं। स्मॉल डेनोमिनेशंस के कॉइन दिखने हैं, मतलब छोटे छोटे सिक्के, जैसे मान के चलो कि पहले अगर 10 रुपये के नोट खाली मार्केट में चल रहे हैं तो आप 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के भी चलाएंगे कि भाई 2 रुपये का ट्रांजेक्शन करना होगा। वो क्या करेगा, जैसे मान के चलो कि अभी आप गाँव में जाओगे और 12 रुपये आपसे ऑटो वाला लेता है, तो शहर में क्या होता है कि 12 रुपये नहीं रखते, सीधे 10 या 15 रखते हैं। लेकिन गाँव में क्या है कि अभी भी 12 रुपये और 13 रुपये और 14 रुपये वाला जो सिस्टम चल रहा है, तो वो जो ऑटो वाला होगा वो आपको अगर उसको 15 रुपये देंगे तो आपको 3 रुपये वो वापस करके देगा, ठीक है ना। ये चीज़ होता है। तो क्या है, स्मॉल डिनोमिनेशंस का जो है कॉइन ये किया जिससे छोटे ट्रांजेक्शन जो है ईजी हो गए, ठीक है ना। इसने कॉइन की प्योरिटी भी बढ़ाई। प्योरिटी मतलब क्या है कि उसमें जो है मिलावट जो है कम कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद इन सब से क्या होगा कि इसमें स्मॉल जो ट्रांजेक्शन्स है और ट्रेड जो है वो बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ये वो लेकर आया, ठीक है। इसका तीसरा प्रोजेक्ट था फॉरेन लैंड्स को कंकर करना, उनको जीतना, ठीक है ना। उसमें भी ये फेल हो गया बेचारा, ठीक है ना। मतलब देखो पहले तो फुल जो है ये गंदगी फैला के गंद मचा के यहाँ से टोकन करेंसी और उसको आया था, ठीक है ना। ये देखो राजधानी का ट्रांसफ़र और टोकन करेंसी का फुल गंद मचा के आया था। और फिर ये क्या कर दिया कि ये जो फॉरेन लैंड है उसको कंकर करने में भी ये पूरा एकदम कचरा फैला कर रख दिया, ठीक है ना। इसमें क्या किया इसने, देखो तो खुरासन है, खुरासन कहाँ पर है, मैं थोड़ा सा मैप बना के आपको बताता हूँ, ध्यान रहेगा आपको, ठीक है ना। ये हमारा इंडिया है प्यारा सा, आपको पता ही है। उसके बाद क्या है, ये पर्शियन गल्फ है, ये रेड सी है, आपको पता होगा, इधर अफ्रीका है। उसके बाद क्या है कि इधर आपका प्यारा सा पाकिस्तान है ना। प्यारा सा ही है क्योंकि हमारा ही पार्ट था वो, ठीक है। अब नेताओं की वजह से जो है ऐसे चीज़ें चल रही है तो अच्छी बात नहीं हो, ठीक है। देखो तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया पाकिस्तान अफ़गानिस्तान है इधर, है ना, आपको पता ही होगा। ये एरिया जो है ना ये खुरासन है, ठीक है ना। थोड़ा सा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और फिर उधर और मिडिल ईस्ट का वेस्ट एशिया का पार्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्सपीडिशन करने जाता है कि भाई हम उसको भी जीत के जो है अपने में मिलाएंगे, ठीक है। तो खुरासन एक्सपीडिशन में क्या होता है कि जो खुरासन का राजा था ना और उसका वजीर था, वजीर आपको पता ही है क्या होता है, जो मेन जो है उसका एम्प्लॉय होता है वजीर का जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है पावरफुल होता है और वो आर्मी वगैरह का जो हेड होता है, ठीक है ना। तो उसको जो है उसमें और जो राजा है उसमें जो है एक स्थिति बनती है ऐसी कि वो दोनों जो है एक दूसरे के खिलाफ थे, ठीक है ना। तो इस स्थिति का जो है फ़ायदा उठाने के लिए जो मोहम्मद बिन तुगलक जो है क्या करता है, 4 लाख जो है बर्नी के हिसाब से जो है 4 लाख जो है वो आर्मी जो है रिक्रूट कर लेता है, ठीक है। 4 लाख आर्मी रिक्रूट कर लेता है। उसके बाद क्या होता है कि ये देखने के लिए कि हमें कब मौका मिले कि हम इस पर अटैक करके इसको कब्जे में ले लें, ठीक है। लेकिन एक यही नहीं था, 2 और लोग थे वहाँ, जिसमें इजिप्ट का रूलर और सेंट्रल एशिया का रूलर भी जो है ये चीज़ देख रहा था कि हम भी जो है अटैक करके ये करेंगे, ठीक है ना। इसमें से जो है इजिप्ट वाला जो है साइड में खड़ा रहा और सेंट्रल एशिया वाले ने से ट्रीटी कर ली और ये इजिप्ट वाला भी भाग गया, ठीक है ना। तो अब क्या है कि ऐसी स्थिति बन गई कि केवल और केवल मोहम्मद बिन तुगलक था और उसमें भी ऐसा सिचुएशन बैठा कि वो इधर के अफेयर्स में इतना ज़्यादा परेशान हो गया, जैसे कराची कैंपेन में और जो दोआब रीजन था। दोआब रीजन क्या होता है, पीछे भी शायद मैंने बताया है
कि जो दो नदियों के बीच का जो लैंडमास होता है ना, ये गंगा है आपका और ये यमुना है, तो ये वाला रीजन है, इसको द्वाब बोलते हैं, ठीक है ना। द्वाब रीजन में जो है वो क्या कहते हैं, वो ये हुआ जो रिवोल्ट हुए उसको दबाने में जो है इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि साल भर तक जो है वो एक्सपेडिशन कर ही नहीं पाया। साल भर तक 4 लाख आर्मी को जो है ये बैठा के खाना खिलाते रहा और उसको सैलरी देते रहा, ठीक है ना। तो इससे क्या है कि बहुत ज़्यादा जो है इसके जो ट्रेजरी है उसको खाली कर दिया ये, ठीक है ना। और इसी बात का जो है बर्नी जिक्र करता है कि ये भी एक बहुत ही मिसडायरेक्टेड कैलकुलेशन था इसका, बेकार की जो है 4 लाख सेना को जो इसने खिलाया पिलाया। कुछ किताब जो है इसको 3,70,000 भी बोलते हैं, ठीक है ना, इस फिगर को, पर बर्नी के हिसाब से 4 लाख था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कराचिल जो है कैंपेन था। कराचिल जो है आपका नॉर्थ में है, हिली रीजन है, ठीक है ना, नॉर्थ में ये हिली रीजन में जो है कराचिल है कहीं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि कराचिल जो है इसमें क्या होता है कि कराचिल में बहुत सारे मॉडर्न हिस्टोरियन जो है कराचिल कैंपेन के बारे में कहते हैं कि ये चाइना को जो कॉन्कर करने की जो है कोशिश थी इसकी, चाइना पर जो है अधिकार करने की, पर ऐसा नहीं है, ठीक है ना। क्या हुआ था एक्चुअली में कि राजा जो है कराचिल का वो क्या करता है कि अपने हिल से नीचे उतर के थोड़ा सा जो है इसके ज़मीन पे कब्जा कर लेता है प्लेन में, ठीक है। तो ये चीज़ इसको अच्छी नहीं लगती है, तो क्या होता है कि फिर ये एक आर्मी भेजता है, और आर्मी में क्या होता है कि आर्मी में क्या है कि इसके आर्मी जो है वो प्लेन में स्पेशलाइज थे कि भाई हम प्लेन्स में, प्लेन क्या होता है बेसिकली जो समतल जगह होते हैं उनको प्लेन बोलते हैं, और पहाड़ों को जो है पहाड़ बोलते हैं, सीधी बात, ठीक है ना। तो प्लेन्स में जो स्पेशलाइज्ड इसकी आर्मी थी उनको पहाड़ों में झटका लगा, ठीक है ना, और वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है इनको झटका वो पड़ा और इनको एक डिफीट की स्थिति आई और बहुत सारे इसके सैनिक मारे गए, ठीक है ना, बहुत सारे यहाँ पर भाग आए वापस, ठीक है। पर क्या है कि इस स्थिति को जो है ना, जो राजा था कराचिल का वो बहुत ज़्यादा जानता था कि भाई दिल्ली सल्तनत ऐसी पावरफुल एम्पायर है जिससे हम पंगा नहीं ले सकते हैं। तो क्या किया उसने, एक वो की ट्रीटी जो है साइन कर ली मोहम्मद बिन तुगलक से, ठीक है ना। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के हारने के बावजूद भी जो है ट्रीटी साइन कर ली, और कराचिल ने जो है इस तरह से क्या है कि उसका जो दिल्ली सल्तनत का जो है ट्रीटी साइन हो जाता है, और फिर क्या है कि बिना जीते ही वो जो स्थिति है वो सीधी हो जाती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी इसको सक्सेस नहीं मिला, सिचुएशन थी कि कराचिल का राजा जो है इससे वो कर लेता है ट्रीटी, ठीक है ना। नागरकोट जो है एक्सपेडिशन होता है, इसमें भी राजा जो है नागरकोट का, ठीक है ना। ये नागरकोट बेसिकली ना कुमाऊं गढ़वाल रीजन में है, ठीक है ना, मतलब उधर था, ठीक है ना, यही थोड़ा सा वो उस एरिया में था। तो वहाँ पर भी जो है इसने वो किया, तो वहाँ पर सुजेनिटी जो है इस्टेब्लिश कर ली इसने, ठीक है ना। सुजेनिटी बेसिकली मतलब ये होता है कि वो रेगुलर इसको ट्रिब्यूट भेजेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे पॉइंट ऑफ डिपार्चर है डायरेक्ट रूल से, ठीक है ना, कि यहाँ पर अब डायरेक्ट रूल के जो है इसमें नहीं हो रही है, बस वहाँ से क्या है कि अपना आधिपत्यता जो है स्थापित करके वापस लौट गए, ठीक है ना। डिप्लोमेटिक रिलेशंस में और चीज़ें जैसे हम देखेंगे कि क्या है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस में जैसे आप देखेंगे कि जो लेटर पार्ट है, जैसे मान के चलो कि 1342 तक, ठीक है ना, ऐसे दो भागों में बांटते हैं इसके, 1324 से 42 तक और फिर 42 से शायद 49 तक, ठीक है ना। इसका टाइम पीरियड एक बार देख लो, 42 से 51 तक, ठीक है। दो फेजेस में जो है ना बांट लो इसको, ठीक है। दो फेजेस में बांटने पर क्या होता है कि इस फेज में क्या है ना कि बहुत ज़्यादा उलेमा के प्रेशर में आ जाता है, ठीक है। इस फेज में जो है क्या है एकदम बिंदास काम करता है, जो इसको मर्जी है वो करते रहता है, ठीक है। इस फेज में क्या है कि उलेमा के जो है वो दबाव में आ जाता है, और दबाव में आगे क्या करता है कि आप देख रहे हैं कि एक शैडो ऑफ गॉड की जो है कॉन्सेप्ट हुआ करती थी कि भाई सुल्तान जो है वो शैडो ऑफ गॉड है, मतलब जो भगवान है उसकी जो है छाया पड़ती है ना पृथ्वी पर, कि भाई सुल्तान कुछ गलत कर ही नहीं सकता है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को मतलब अब्सोल्यूटिज्म को जो है बढ़ाने के लिए इस तरह की चीज़ें होती थी, ठीक है ना, निरंकुशवाद को, ठीक है, हिंदी वाले लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अब क्या करता है कि 42 के बाद क्या करता है कि ये ना खलीफा का नाम जो है कॉइन पर जो है इंस्क्राइब कराने लगता है। खलीफा भी कौन सा, इसके टाइम पीरियड में कोई भी एक डेफिनिट खलीफा नहीं था। एक खलीफा था इजिप्ट में जिसको लोग बहुत सारे जगह जो है उसको लीगल नहीं मानते थे, ठीक है ना, बेकार ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे लोग खलीफा नहीं मानते थे, कुछ लोग खलीफा मानते थे। तो उसके नाम पर इसने जो है कॉइन जो है मिंट करवाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है।
खलीफा के जो है वो दूध होते हैं, उसको भी इसने वापस ये किया, एक्सेप्ट किया, ठीक है ना। और बहुत सारे जो है आप देखेंगे कराचिल के जो है चाइना से इसका रिलेशन अच्छा हो रहा था, ठीक है ना। कराचिल का जो राजा था उसने कराचिल एक्सपेडिशन में इसने जो वहाँ के मोनास्ट्रीज, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज जिसने ख़त्म की थी, उनको बनाने का जो है थोड़ा सा ये करता है, रिक्वेस्ट करता है। तो ये क्या करता है, बर्नी को अपॉइंट कर देता है वहाँ पर, ठीक है ना, कि भाई वो मोनास्ट्रीज को रिपेयर करवाओ, ठीक है ना। और भी लोग जो है रिपेयर कराते हैं वहाँ पर, मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो इनको रिपेयर करवाता है मोनास्ट्रीज को, ठीक है। तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है हमें अच्छे दिखते हैं लेटर फेज में, ठीक है ना, जब ये बहुत लिबरल हो जाता है रिलीजियस आउटलुक को लेकर, ठीक है। अदर वर्क्स में हम बात करेंगे, एग्रीकल्चर का जो है प्रमोशन करता है ये, ठीक है। एग्रीकल्चर में क्या करता है ये, कि जो इरिगेशन है उसकी जो है वो करता है, फैसिलिटीज़ जो बढ़ाता है, वेल्स वगैरह बनवाता है ना, नहरें खुदवाता है। उसके बाद क्या करता है, एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाता है नेट जेआरएफ वाले और पीजीटी वाले, ये ध्यान रखेंगे, या यूपीएससी वाले, कि भाई दीवाने को ही जो है कहीं भी आपको दिखे तो दीवाने को ही आप ये याद रखिएगा कि ये एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट, स्पेशल डिपार्टमेंट जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और क्या हो सकता है, और क्या क्या किया था इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो है लैंड अंडर कल्टीवेशन लाने की कोशिश की। बहुत सारे पड़ती ज़मीनें थी, उसको जो है किसानों को लोन दे देकर जो है ये किया कि भाई तुम जो है नए खेत जोतो है ना, इस तरह से। पर क्या है कि ये भी पॉलिसी इसकी फेल हो गई, ठीक है ना। आप देख रहे हैं इसके फेल्योर की कोई लिमिट ही नहीं है, जिधर ही जाता है गंद मचा के आता है, ठीक है। तो क्या होता है कि इसके फेल्योर की कोई लिमिट ही नहीं है। क्या होता है, क्यों फेल हो जाता है, तो जो लैंड जो ये एक्सपेंशन के लिए चूज़ करता है ना, कि भाई यहाँ हम खेती का विस्तार करेंगे, वो फर्टाइल लैंड नहीं थे, ठीक है ना। वो पड़ती भूमि पर जो है जिस पे खेती हो ही नहीं सकती, ऐसे जगह पर जो है इसने लोन दे देकर जो है किसानों को भेज दिया कि भाई खेती करो, तो थोड़ी होगी खेती, तो खेती नहीं हुई, ये भी बर्बाद हो गया, किसान भी बर्बाद हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इतने सारे जो है परेशानी हुई, और इतने सारे ये लेकर आने के बावजूद भी इसके बहुत सारे पॉलिसीज़ जो है इतने मतलब वेल डायरेक्टेड पॉलिसीज़। तो आप देखेंगे क्या है कि इसके पास ना कुछ, अगर आपको एक इवेलुएट करने की कोशिश की जाए इसकी पर्सनालिटी को, तो आप देखेंगे कि बहुत नॉलेजेबल पर्सन था, ठीक है ना, बहुत नॉलेजेबल पर्सन था। पर क्या है कि इसके अंदर ना जो यूज़ करने की या ज़मीनी स्तर का जो एक असेसमेंट करने की जो वो होती है ना क्षमता, वो नहीं थी इसके पास, कि भाई ज़मीनी स्तर पे जो है स्थिति क्या है, ठीक है। और ज़मीनी स्तर पर जो है स्थिति अगर पता नहीं हो तो थियरी में लोग कितना भी जो है प्रैक्टिस कर लें तो फिर वो मटेरियलाइज नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आप इस तरह से देखेंगे कि ये प्रैक्टिकल पर्सन जो है नहीं था, ठीक है ना, प्रैक्टिकल नहीं था। ये ज़्यादातर जो है ऐसा व्यक्ति था जो बस सोचता था, बहुत अच्छे इसके सोच थे, पर प्रैक्टिकल वो नहीं लेकर आया था, ठीक है, प्रैग्मेटिक नहीं था अप्रोच में ये, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसके जो है कॉजेज़ क्या थे, इसके विजन्स जो है उसके फेल्योर के क्या कारण थे, कि इतने अच्छे विज़न थे, आज से 700 साल पहले टोकन करेंसी लेकर आ रहा है, समझ रहे हो ना, कितने विजनरी व्यक्ति था, फिर भी फेल क्यों हो गया। तो फेल ऐसा था कि आप देख रहे हैं इनिशियल ईयर्स में जो है इसका जो उलेमा था, जो रिलीजियस क्लास होता है, वो इसको लाइक नहीं करता था, इसको मतलब डिसलाइक करता था, क्योंकि ये उलेमा को जो है ना मतलब वैसा था कि भाई, अब देखेंगे कि ये रिलीजियस इतना प्रोग्रेसिव व्यक्ति था कि रिलीजियस आधार पर जो है ना, धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर जो है ना, ये अपॉइंटमेंट्स नहीं करता था। ये कोई भी ऑफिसर तभी अपॉइंट करता था उस व्यक्ति को जब वो व्यक्ति सही में उसके लायक होता था, मतलब ये मेरिटोरियस को जो है मतलब मेरिट को बहुत ज़्यादा जो है वो देता था, ठीक है ना, प्रायोरिटी देता था, ठीक है ना। इस वजह से क्या है कि उलेमा जो है बहुत ज़्यादा इससे नाराज़ रहती थी कि रिलीजियस लोगों को जो है जॉब नहीं देता है ना, और उसको जो है नहीं रखता है एम्पायर में, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है, और यहाँ पर एक छूट गया है, ठीक है ना, स्कीम्स है। स्कीम्स में क्या है कि जो कॉमन मासेस थे ना वो प्रिपेयर नहीं थे, मतलब उनके पास उतनी एजुकेशन नहीं थी, उनके सोचने समझने की वैसी क्षमता नहीं थी, इसलिए क्या है कि उस चीज़ को मतलब ये होता है ना, जैसे हमारे यहाँ क्या हो कि हमारे डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो यहाँ पर लोग समझ रहे थे कि भाई डिमोनेटाइजेशन हो गया है तो मार्केट में पैसे जो है जो फंसे होंगे इधर उधर, ब्लैक मनी और जो भी काउंटरफिट करेंसीज होगी वो बाहर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ इतनी समझ थी, इनके यहाँ इतनी समझ नहीं थी, ठीक है ना, क्योंकि ये एजुकेटेड नहीं थे। तो क्या है कि इस तरह से क्या है कि जो प्रोग्रेसिव आइडियाज़ भी थे ना वो लोगों को बेकार लगे, ठीक है, कि भाई मतलब ये सब बेकार है और ये पागल लड़का है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो
जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, ब्यूरोक्रेट्स मतलब जो इनके काम करने वाले जो ऑफिशियल्स थे, वो भी ऐसा थे कि भाई इनके हमेशा क्या होता है कि अगर कोई राजा होता है तो उसके सक्सेस और फेल्योर इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि उसके इर्द गिर्द जो व्यक्ति है वो कितना लॉयल है उसके लिए, ठीक है। ये चीज़ इसके साथ नहीं थी। वो इसलिए नहीं थी क्योंकि ये मतलब मेरिट को जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी देता था, मेरिट को प्रायोरिटी देता था। प्लस क्या है कि जो भी ऐसे व्यक्ति थे जो करप्शन और इन सब चीज़ों पे होता था, जो अपना काम ठीक से नहीं करता था, जो पीजेंट को जो अपीज करता था, बेकार उसको जो है सप्रेस करता था, उनको क्या करता था, ये निकाल देता था, ठीक है ना, पनिशमेंट देता था उसको, ठीक है। तो ऐसे में कोई भी ब्यूरोक्रेसी जो है इसकी जो है सहायता नहीं करेगा। तो क्या है कि बहुत ही ज़्यादा जो है ब्यूरोक्रेसी से इसको सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि आप ये देखेंगे कि बहुत सारे जो है इतिहासकार इसको कहते हैं कि भाई ये मिसडायरेक्टेड एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा था इसका, और मतलब सही जगह पर जो है इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, और इतना रहने देते हैं। और प्लस क्या है कि अगर आपने यहाँ तक देख लिया है वीडियो, आपको वीडियो अच्छी लगी, तो आप क्या करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि अगली बार जब वीडियो मैं डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि मैं डेली वीडियो डाल नहीं रहा हूँ, आपको पता है कि समय की कमी है थोड़ी, और मेरा रिसर्च का काम चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा अभी समय नहीं रहता है, ठीक है। और इसके बाद ये है कि हाँ, आप क्या करेंगे, अगर आज के वीडियो में कुछ समझ नहीं आया है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और आपको एक चीज़ और क्या करना है, अगर आज कुछ समझ नहीं है तो उसको कमेंट करके करेंगे, बताएंगे, ठीक है। दूसरा क्या करना है, कमेंट करके ये बताना है कि पहले आपको विजयनगर पढ़ना है कि मुगल एम्पायर, ठीक है। ये कमेंट करके आप बताएंगे कि विजयनगर पहले पढ़ेंगे आप या पहले मुगल एम्पायर पढ़ेंगे, उसी हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि वो डायरेक्ट जो है नहीं पढ़ा सकते हैं आपको, क्योंकि हम अभी लाइव नहीं जा सकते, ठीक है ना। लाइव अभी पढ़ाने की सुविधा नहीं मिली है मुझे, क्योंकि सब्सक्राइबर उसके लिए शायद कुछ होता है, एक क्राइटेरिया होता है कि 1000 सब्सक्राइबर होता है, उसके बाद आप लाइव जा सकते हैं डायरेक्ट इससे, ठीक है। तो लाइव पढ़ाने की भी सुविधा नहीं है हमारे पास, तो अभी आपको बताना पड़ेगा कि पहले ये पढ़ना है कि पहले ये पढ़ना है, उसी हिसाब से मैं लेक्चर डालूँगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और है कि आप अपने दोस्तों से, फ्रेंड से, या फिर जो क्लासमेट हैं या फिर जो बैचमेट हैं, अलग अलग कॉलेज से हैं, या SOL से कर रहे हैं, या IGNOU से कर रहे हैं, या किसी और यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, उनको आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो उनके काम की चीज़ है, या फिर UPSC की तैयारी कर रहे हों, PGT की तैयारी कर रहे हों, NET JRF की तैयारी कर रहे हों, तो आपको ऐसा अगर लगता है कि ये वीडियो उनके लिए ज़रूरी है, तो आप उनको ये वीडियोज़ फॉरवर्ड कर दें, ठीक है। और फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि यहाँ क्या है कि एजुकेशन जो है वो क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश की जा रही है, और वो भी फ्री, कोई चार्जेस नहीं है। तो आप जो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर करें, जो भी है, जिनको भी नीडी पर्सन है उनको ये वीडियोस मिले, ज़्यादा बेहतर होगा उसके लिए, ठीक है। चलिए आज के लिए फिर इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो फिरोज़ शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे और सैयद और लतीफ़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए रहने देते हैं, और इसका जो है आपको टेलीग्राम लिंक मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, और ये PDF आपको टेलीग्राम लिंक पे जो है आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है हमारा, हिस्ट्री विद अमोद कुमार करके, और उसका जो है मैं इसमें लिंक जो है आपको डाल दूँगा, ठीक है, वीडियो में, ठीक है। आज के लिए रहने देते हैं, थैंक यू।